नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत अमित शाह के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि चुनाव जीतने के लिए अमित शाह किस किस तरह की बिसात बिछाते हैं, किस तरह से उम्मीदवारों के चयन में अमित शाह क्या पैमाना रखते हैं, किस तरह से राज्यों में बीजेपी को जिताने के लिए अमित शाह सियासी गोटियां चलते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां और ये कि अमित शाह साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाकर राज्यों में सरकार बनवानी हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में सियासी चाल चलनी हो, अमित शाह का कोई जोर नहीं, ये आम धारणा है। गुजरात के लोग जो अमित शाह और मोदी के रिश्ते को जानते हैं, 3-4 दशकों से जिन्होंने उनको फॉलो किया है, वो भी उनके बारे में बहुत सारी कहानियां बताते सुनते हैं और कुछ कुछ छिटपुट वो कहानियां वेबसाइट पर, अखबारों में, किताबों में आती हैं। लेकिन अब एक राजदीप सरदेसाई की एक नई किताब आई है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन जर्नलिस्ट, जिन्हें आप सब जानते होंगे, CNN IBN के ग्रुप एडिटर रहे, अभी इंडिया टुडे से जुड़े हैं, लेकिन देश के टॉलेस्ट टेलीविजन जर्नलिस्ट में से एक है। उनकी तीसरी किताब है लोकसभा चुनाव पर 2024 पर। इसके पहले उन्होंने 2014-2019 पर भी किताब लिखी थी। इस किताब में राजदीप सरदेसाई ने अमित शाह और मोदी के रिश्ते के बारे में, उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में, उन दोनों की दूसरी मुलाकात के बारे में बहुत कुछ लिखा है और साथ में एक ऐसी कहानी बताई है कि अमित शाह चुनाव जीतने के लिए उस दौर में जब अमित शाह कॉलेज की राजनीति में सक्रिय थे, 18-19 साल कुछ उम्र रही होगी उनकी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए जब अहमदाबाद में अपने कॉलेज से अमित शाह खड़े थे, तब वो किस तरह का हथकंडा अपनाया था। प्लान ए तो ये होता है, जो आप चुनाव में पर्चा दाखिल किया, कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं और जो हारता है जीतता है। लेकिन उनका प्लान बी, जिसका जिक्र राजदीप सरदेसाई ने इस किताब में किया, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने भी जब ये किताब पढ़ी और पेज नंबर 38 पर पहुंचा, जिस पेज पर एक पैराग्राफ में अमित शाह की वो चाल, वो सियासी चाल कहें, वो शातिराना चाल कहें, जिसका जिक्र है, तो मैं भी हैरान हो गया। उस एक पैराग्राफ को 3-4 बार मैंने पढ़ा कि इतनी दूर तक वो आदमी 18-19 साल की उम्र में सोच रहा था। और अगर 18-19-20 साल की उम्र में कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए अगर इतने शातिराना ढंग से वो चुनाव लड़ने के लिए प्लान बी तैयार कर रहा था और जीत भी गया, तो उसके बाद वो शख्स जब सत्ता के केंद्र में है, बीजेपी है, पैसा है, पावर है, धनबल है, बाहुबल है, सारी एजेंसियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है और मोदी के बाद सबसे मजबूत शख्सियत है, 1 दर्जन राज्यों में सरकार है, तब वो शख्स आज क्या क्या कर सकता होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो राजदीप ने जो कहानी लिखी है, उस कहानी में अमित शाह के कॉलेज के दिनों की कहानी है। वो पहला चुनाव होगा, या कॉलेज में एक चुनाव लड़ चुके थे शायद, उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे कॉलेज में, और उसके बाद चुनाव लड़ रहे थे। सामने NSUI के टिकट पर एक लड़की खड़ी थी। अब उस लड़की को शिकस्त देने के लिए चुनाव में अमित शाह का जो प्लान बी था, वो जरा सुनिए, और उसके बाद उस कहानी को सुनकर सोचकर जो राजदीप के हवाले से मैं चाहूँगा आप सुने। इसी टेरेस पर कुछ दिन पहले मैंने राजदीप सरदेसाई का एक लंबा इंटरव्यू किया था, 2 घंटे का, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए, कल्पना कीजिए, जहाँ आपकी कल्पना की उड़ान खत्म हो सकती है, वहाँ तक अमित शाह सोच सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चुनाव में बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, लेकिन अगर अमित शाह की इस कहानी को सुनेंगे तो लगेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और क्या कुछ किया जाता रहा होगा। जब अमित शाह जैसी शख्सियत जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आज अध्यक्ष नहीं है, तब भी पार्टी के लिए अध्यक्ष भले JP नड्डा हो, लेकिन सारी बिसात अमित शाह बिछाते हैं, सारी डीलिंग अमित शाह करते हैं। कहाँ सरकार बनानी है, कहाँ सरकार गिरानी है, कहाँ गठबंधन करना है, कहाँ किसके पीछे ED और एजेंसियां लगी है उसको अपने पाले में लाना है, कहाँ उसको सरकार में पार्टनर बनाकर कौन सा मंत्रालय देना है, ये सब अमित शाह करते हैं मोदी के बिहाफ में। इसका भी जिक्र राजदीप सरदेसाई ने इस किताब में किया है। तो वो सब तो आप उस 2 घंटे का इंटरव्यू अगर देखेंगे तो आप बहुत दिलचस्प कहानियों से गुजरेंगे। राजदीप ने विस्तार से लिखा है अमित शाह और मोदी के रिश्तों के बारे में, उनके रिश्तों के कुछ राज का रहस्योद्घाटन भी किया है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अमित शाह की वो शातिराना चाल आप राजदीप के हवाले से सुने और सोचिए कि उस उम्र में, कॉलेज डेज में अमित शाह क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या कुछ सोच सकते थे चुनाव जीतने के लिए, और क्या कुछ किया था उन्होंने पहला चुनाव, कहें अगर पहला दूसरा जो भी रहा होगा, कॉलेज का चुनाव जीतने के लिए।
जरा सुनिए राजदीप के हवाले से। और मैं ये कहूँगा कि ये इंटरव्यू 2 घंटे का है। मेरे प्लेटफॉर्म पर सुनिए, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू देखना शुरू किया तो स्टार्ट किया तो मैं रुक नहीं पाया। सैकड़ों लोगों के मेरे पास मैसेज हैं कि उस इंटरव्यू को देखते हुए मैं ऑफिस जाने में देर हो गया या घर में 2 घंटे मैं काम छोड़कर देखता रहा। वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत दिलचस्प है, आपको सुनना भी चाहिए, उससे आपको अंदाज़ा भी लगेगा। किताब का सार एक तरह से है, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त हिस्सा अमित शाह के बारे में। अमित शाह और मोदी की मुलाकात 1982 में हुई, जब 18 साल के अमित शाह थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और 32 साल के मोदी थे संघ के प्रचारक। और उसके बाद फिर आपकी किताब में है कि दूसरी बार उनकी प्रॉक्सिमिटी या मुलाकात वहाँ से शुरू हुई जब 1987 में, जब मोदी बीजेपी में आ चुके थे संघ से और बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी थे और शाह युवा मोर्चा में थे। और उसके बाद की वो कहानी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, अमित शाह के स्कूटर पर मोदी का घूमना प्रचारक के तौर पर, अमित शाह का पीवीसी पाइप का कारोबार उनके पिता का था, उस दौर की प्रॉक्सिमिटी का जरा किस्सा सुनिए। नहीं, देखिए उस दौर की प्रॉक्सिमिटी यही थी कि अमित शाह जी, और मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगता है इस 2024 के चुनाव में लिखी है, वो NSUI वाला, बिल्कुल उस पर भी आऊंगा। देखिए मैं वो भी सुनाइए आप। हाँ, नहीं, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग अमित शाह स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पता चले, क्या शख्सियत है। देखिए मेरा एक चैप्टर इस किताब में है और पहली बार मुझे लगता है इस किताब में आप देखिए ट्रांजिशन देखिए। 2014 में अमित शाह जब चुनाव होते हैं वो यूपी के इंचार्ज बनते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं है उस समय। 2019 आते आते अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है। 2024 होते वो गृह मंत्री बने हैं और अनक्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आज कोई आपको कहे नंबर 2 कौन है सरकार में, तो वो अमित शाह जी ही है। तो इसमें मैंने जो लिखा है, ये हिंदुत्व की सरकार है, दी अमित शाह फैक्टर, जिसमें एक स्टोरी है अमित शाह पहली बार चुनाव कैसे जीतते हैं। अमित शाह तब ABVP गुजरात में थे और उनका एक कॉलेज का चुनाव था, यूनिवर्सिटी का चुनाव था, उनके खिलाफ NSUI का कैंडिडेट था, लड़की थी और हाँ लड़की थी उनके खिलाफ। और उस क्लास में लड़कियों का, उस इलेक्ट्रल कॉलेज में या क्लास में लड़कियों के बहुत लड़कियां भी थी। तो अमित शाह और उनके ग्रुप को लगा कि अगर सभी लड़कियां एक लड़की को वोट देंगे, NSUI की जो लड़की उम्मीदवार थी, तो वो शायद चुनाव हार जाएंगे। और ये मोबाइल एज के पहले का चुनाव है। अमित शाह जी और उनके दोस्त क्या करते हैं, जितने भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि कल आप अपने लड़कियों को कॉलेज इस इलेक्शन के लिए मत भेजिए, क्योंकि कॉलेज में तूफान बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई लड़कियां नहीं आती है और अमित शाह वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि लड़कियों का वोट पड़ता ही नहीं है। अब आप सोचिए कितनी दूर तक आदमी को सोच सकता है और वो दूसरे पक्ष के वोटर को ही डरा दो। तो और यही ना, जब लोग मुझे कहते हैं, एक चुनाव हुआ गुजरात में, मैं आपको बताऊं, शंकर सिंह वाघेला को उनको गोधरा में हराना था। क्या करते हैं, 12 शंकर सिंह वाघेला नाम के व्यक्ति को नॉमिनेशन करवाते हैं इंडिपेंडेंट के जरिए, ताकि वोटर कंफ्यूज हो। और ये आजकल भी होता है। महाराष्ट्र में बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक रोहित पाटिल करके है, पुराने महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, RR पाटिल, उनके बेटे हैं, NCP शरद पवार से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ 4 या 5 रोहित पाटिल उसी कंस्टिट्यूंसी से थे और ना ही उसी नाम से, दिखते भी उसी तरह से थे। तो आप सोचिए, अमित शाह ने ये जो, जैसे मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी इज अ PhD इन कम्युनिकेशन। उन्होंने कि क्या नैरेटिव कैसे सेट करना है उसमें वो माहिर है। अमित शाह इज इन इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव कैसे मैनेज करना है। लड़कियों को कोई सोच ही नहीं सकता। आज के बारे में लोग कहते हैं ना, वोटर लिस्ट से किसी को डिलीट किया गया, ऐड किया गया। देखिए ये, और ये तब जब अमित शाह स्टूडेंट लीडर थे, मतलब शुरुआत में ही। देखिए आपको मानना पड़ेगा, जब वही मैं कह रहा हूं, 40 साल से जब आप इस तरह से चुनाव कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव हुए थे गुजरात में, मुझे लगता है अर्ली 90s में। आपने पूछा उदाहरण दीजिए। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस का जो दबदबा था गुजरात में पंचायतों पर, वो कैसे कम हो। जितने भी कांग्रेस के नेता थे जिनको पंचायत के टिकट्स नहीं मिले, जो सेकंड लेवल के नेता थे, उन सबको धीरे धीरे बीजेपी में लाया गया तब के टाइम, ताकि पंचायत में भी कांग्रेस को चुनौती दी जाए। क्योंकि बीजेपी लेट 80s में, अर्ली 90s में कांग्रेस का मुकाबला करना आसान नहीं था गुजरात में। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। बीजेपी ने जो सेकेंड लेवल, पंचायत लेवल के लीडर्स थे, उनको सब धीरे धीरे अपनी तरफ किया। वहां से तो शुरुआत हुई, आज वही हो रहा है। मैंने किताब में लिखा है 2024 के, और ताजुब होगा लोगों को, 100 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी के लिस्ट में 2024 के चुनाव में, जो एक जमाने में कांग्रेस में थे।
यानी आप कई तो मुख्यमंत्री हैं 7-8 10। नहीं अजीत भाई, आप कहते थे हमें, या बीजेपी एक समय 10 साल पहले कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। असलियत यह है कि आपने एक कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी है, यह असलियत है। तो वो तब से है। गुजरात में जो मॉडल था कि चुनाव कैसे जीतने हैं, कैसे ऑपोजिशन को डिवाइड करना है, अपना वोट कंसोलिडेट करो, ऑपोजिशन को डिवाइड करो, इंडिपेंडेंट्स को रखो, जितने इंडिपेंडेंट्स हो उनको रखो, उनको स्पॉन्सर करो ताकि कांग्रेस का वोट कम हो जाए। ये तब से हरियाणा में वही देखा हमने इस चुनाव में। कोई जाट कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसके खिलाफ 10 कैंडिडेट पर आते हैं। फिर मैं अमित शाह और मोदी पर आऊंगा जी। कि जैसे मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत कुछ समानता तो होगी कि दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। जैसे मान लो सोहराबुद्दीन मर्डर केस हुआ जिसमें अमित शाह का, आपके पास टाइम है अभी, मेरी नजर भी घड़ी पर लगा था आराम से। सोहराबुद्दीन मर्डर केस में अमित शाह का फंसना, अमित शाह का वहाँ से तड़ी पार हो जाना, दिल्ली में रहना, उसके बाद फिर अमित शाह का जाना। लेकिन इन सब के बाद भी कभी अमित शाह ने जुबान नहीं खोली, लूज टॉक भी नहीं, क्लोज डोर में भी नहीं। कई बार क्या होता है राजदीप, ऊपर से दोस्ती भी होती है, प्रॉक्सिमिटी भी होती है, पर भीतर से कुछ चीज़ें चल रही होती है, बाहर आ रही होती है। बट ये एकदम टाइट लिप्ड है। कोई ऐसा मामला है कि कोई ऐसा राज है या इस प्रॉक्सिमिटी की जड़ें इतनी गहरी है, दोनों एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरत है दोनों की कि वो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा? देखिए क्या राज है ये मैं नहीं कह सकता, ये स्पेक्यूलेशन होगा, लेकिन ये बड़ी खासियत है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में अगर आप दोस्त भी हो ना, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आप अपने दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ कह यार देते कल हो। गया था यार, हद है, हाँ, ये काम करने के लिए बोल रहे मैं कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल, मैंने कभी भी उस तरह से देखा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई हो। स्पेक्यूलेशन बीच बीच में होती है, लेकिन असलियत ये है कि दिस इज, जैसे मैंने कहा, टू बॉडीज वन सोल। दो बॉडीज है लेकिन एक सोल है, एक साथ जुड़े हुए हैं उनकी राजनीति। एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग किताब, मुझे लगता है मोदी शाह। इसी पर मैं आ रहा हूं। जैसे जुगलबंदी किसी ने जोड़ी नंबर पर, जुगलबंदी किताब लिखी वाजपेयी आडवाणी पे, तो ये भी अपने आप में एक किताब है दोनों के। बिल्कुल, और उन्होंने बीजेपी को एक अलग लेवल पर ले गए। बीजेपी वाजपेयी जी के जमाने में 182 तक सिमट गई थी, इन्होंने इनको 303 पर ले गए। आई थिंक दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पर सही जगह पर दोनों एक दूसरे को मिले, पहले जब बीजेपी उभर रही थी गुजरात में, और नेक्स्ट लेवल पर जब बीजेपी तैयार हुई नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी बनने के लिए, ये दोनों एक साथ थे। तो वो सफर जब आप इतने सालों का करते हैं एक साथ, तो शायद आपने तय किया है अपने बीच में जितने भी राज हैं वो हम जनता के सामने कहीं नहीं रखेंगे। हम एक वो वक्त था, मुझे लगता है 2000 जब अमित शाह जी को अरेस्ट किया गया था, तब मुझे लगा कि क्या अमित शाह का बुरा वक्त था। जब मोदी जी का बुरा वक्त था 90 के दशक में, अमित शाह स्टूड बाय मोदी। और जब अमित शाह का बुरा वक्त आया, कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उनको तुरंत टिकट दे दी। जैसे वो बाहर आए जेल से, उनको तुरंत 2012 के चुनाव में टिकट दे दी, उनको एक तरह से वापस एक तरह से रेसरेक्ट किया। तो एक दूसरे को उन्होंने अपने बुरे समय में मदद की है, और इसी वजह से मुझे लगता है उनकी जो जोड़ी है वो और भी मजबूत होगी। आप एक जगह लिखते हो 2019 की किताब में, जहां ये सब आपने उनके लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया, उसी में एक जगह लिखा है आपने कि अमित शाह उनके लिए हिटमैन की तरह हैं जो सरकार की आंख कान नाक में। हिटमैन मतलब अमित शाह गुड कॉप बैड कॉप के अलावा हिटमैन की तरह, या हर वो काम जो सिर्फ मोदी के लिए अमित शाह कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए शब्दों का इस्तेमाल करते ना, ये जो वर्ड हिटमैन देखिए अब उसका अमित शाह की हिटमैन इसलिए कि हर काम देखिए सरकार गिरानी हो, सरकार बनानी हो, शरद पवार से डील करना हो, हेमंत बिस्वा को पार्टी में लाना हो, गोवा में सरकार गिरानी हो, हर काम तो अमित शाह ही कर रहे हैं, चाहे अकाली से गठबंधन हो या ना हो। देखिए कितने अमित शाह खुद करते हैं या उनके निर्देश, लेकिन अमित शाह की एक खूबी है, वो जो माइक्रो लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए, फिर वो सरकार गिराना हो सरकार बनाना हो, उसमें वो एक तरह से जैसे मोदी जी ने पीएचडी मास कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन में करवाई है, उसी तरह से अमित शाह जी ने इस तरह के इलेक्शन मैनेजमेंट की है। इसके लिए मेहनत चाहिए ना, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे, इसी किताब में मैंने लिखा कि अमित शाह 2 बजे रात को मुझे मिलते हैं होटल की लॉबी में। अगले दिन जब मैं सुबह 6:30 बजे निकल रहा हूँ, अमित शाह निकल गए अगले रैली के लिए। तो वो 20 घंटे मेहनत करना, रात को किसी को फ़ोन करना, कैसे
चुनाव मैनेज करना, ये सब अब आप उसे हिटमैन कहिए या हम नहीं कर रहे हैं राजदीप, आपने नहीं लिखा है। नहीं, मैंने हिटमैन के साथ साथ कहा इलेक्शन, देखिए चाणक्य, कुछ लोग उनको चाणक्य कहते हैं, इस किताब में कहीं मैंने उनको हिटमैन कहा है, वहीं मैंने उनको कहा है अस्ट्यूट इलेक्शन मैनेजर, राइट। जो व्यक्ति आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट, आपको चुनाव जीतने हैं ना, चुनाव जीतने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वो सब कुछ कर सकता है, जो चुनाव जीतने के लिए आज की तारीख में जो इतना स्पर्धा चुनाव में वो करने के लिए तैयार हो। अमित शाह को वो तैयारी है, अमित शाह वो तैयार है उस तरह के डिसीजंस लेने के लिए जो बहुत कम लोग, इसीलिए मैंने वो चैप्टर लिखा है अमित शाह फैक्टर। फैक्टर क्यों है? 2014 और 19 के बीच में इस देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह इज अ ओल्ड स्टाइल वाजपेयी स्टाइल पॉलिटिशियन, वो किसी से टकराव नहीं करना चाहते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। 2019 और 24 में अमित शाह बनते हैं गृह मंत्री, और उसी दौरान आर्टिकल 370 हो, सीए हो, जो विवादास्पद इश्यूज है वो आगे आ जाते हैं और तुरंत आते हैं। हाँ, और तुरंत आते हैं, क्योंकि अमित शाह जैसे कहते हैं ये हिंदुत्व की सरकार है, हम हिंदुत्व पर आए हैं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही बड़ा फर्क पड़ा है। अब बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कहेंगे यही तो हम चाहते थे कि एक ऐसा नेता आए जो कहे कि हाँ, हिंदुत्व को हम आगे रखेंगे, अग्रसर हिंदुत्व को करेंगे। तो अमित शाह जी एक तरह से आप कह सकते हैं वो पार्टी को मजबूत मैनेजमेंट करने के लिए उस तरीके का नेता की जरूरत हर पार्टी में होती है। अब जैसे ये हर पार्टी में होते हैं, अमित शाह उसको ओपनली खुलेआम करते हैं। और अमित शाह जैसे होता है कि इस तरह से सरकारें गिराना, बनाना, तोड़ना, किसी को लाना, किसी को डराना, जैसे एक चैप्टर है हमारे साथ ईडी है, उस पर भी आगे आएंगे, वो सब का इस्तेमाल करना, तो उसको हिंदी में जैसे मुहावरे में कहे साम दाम दंड भेद, तो उसके लिए एक अमित शाह एक शख्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो अमित शाह को से आपकी पहली मुलाकात का आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल से शायद 2014 की किताब में, कि सरखेज में चुनाव के दौरान आपकी शायद पहली मुलाकात हुई थी, और वहाँ 2002 के दंगों की बात है, और आप घिर गए थे, और फिर लोगों ने आपको नारेबाजी की, फिर अमित शाह ने शिकायत अमित शाह से की, उन्होंने कुछ खास सेंटेंस का इस्तेमाल किया, अपना ख्याल रखिए। राजदीप जरा वो बताइए, फिर हम बात करते हैं अमित शाह पर। देखिए, आपने एक बात मुझे माननी पड़ेगी अजीत जी, आपने मेरे सभी किताबें बड़ी बारीकी से पढ़े हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने, जी बिल्कुल, ये जो किस्सा था 2002 के चुनाव के बाद, 2002 के चुनाव के समय जी अमित शाह जी सरखेज से लड़ रहे थे, जहां उनके बहुत समर्थक जुड़े उस रैली में। तो मैं लाइव कर रहा था, पीछे से किसी ने मुझे पुश किया या लात मार दी, और नारेबाजी शुरू हो गई। तो जब रैली ख़त्म हुई, मैं अमित शाह के पास गया, सर ये हो रहा है। तो उन्होंने मुझे देखा, आप अपना ख्याल रखिए राजदीप जी, हिंसा तो गलत है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। जी देखिए, अमित शाह जी के साथ मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे काउंटर है मेरा सवाल। इसमें एक तरह से चेतावनी भी है कि अपना ख्याल रखिए। नहीं, देखिए, ये आपके, देखिए मुझे अमित शाह, मैं तो बिटवीन द लाइंस भी पढ़ रहा हूँ ना। नहीं सर, मैं अमित शाह जी, आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिला हूँ, मुझे पॉलिटिकल ज्ञान उनसे मिलता है। वो बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड है। हम तो पत्रकार हैं, हम उन व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं जो हमें हमारी राजनीतिक एनालिसिस और बढ़ाएं। मैंने किताब में भी दिखाया, जब भी अमित शाह से आप मिलते हो, वो कुछ आपको राजनीतिक, आपने ये कहा चेतावनी की बात की, ये एक बात होता है कि डर एक लोगों में के मन में जब अमित शाह का नाम आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, खौफ की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने वो अमित शाह भी देखा है जो हमें राजनीतिक जानकारी देने में एक एक्सपर्ट है। जो जब मैंने अमित शाह जी से जब भी बात की है ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत कुछ जानकारी मिलती है, राजनीति कैसे होती है, किस तरह से बारीकी से होती है, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात होती है, उसके बारे में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। वो किताब पढ़ते हैं, आपको ताजुब होगा, वो उन व्यक्तियों में है वो किताब। एक अमित शाह क्या है ना, वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ अ इमेज। अजीत अंजुम की एक इमेज है कि आप चलिए क्या कहेंगे, मोदी विरोधी क्या कहिए आप, नहीं क्या लेफ्ट मोदी विरोधी जो भी है नहीं हो, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेट है कि हर आदमी जो भी वो आलोचना करेगा लेफ्ट में चला जाता है। आपको दरबारी कहेंगे, जो भी, मुझे भी वही कहा जाता है कि अगर आप गोदी के साथ नहीं है तो आप दरबारी है, कुछ भी कहा जाता है। उसी तरह से अमित शाह की एक छवि बन गई है कि अमित शाह यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, डर का माहौल होगा, वो फिक्स कर सकते हैं, हिटमैन है, जो भी। दूसरी तरफ अमित शाह इज अ वेरी अस्ट्यूट पॉलिटिशियन।
इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, किस तरह से राजनीति करनी है, क्या होगा 10 साल बाद। बहुत कम नेताओं में मैंने ये देखा है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से अमित शाह को आपको के बारे में बात करना है। दोनों सही है। आप और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। रिमूव आर्टिकल 370 पर जो उन्होंने किया, सीए पर किया, अच्छा, ये राजनीति पर वो हिंदुत्व हार्डलाइनर है। हाँ। देखिए मोदी उसी जी में आपने जिक्र मोदी जी फ्लेक्सिबल है उस तरह से। अगर मोदी जी देखे कि समय बदल रहा है, समय के साथ वो बदलेंगे। अमित शाह उतने आसानी से नहीं बदलेंगे। अमित शाह इज अ मच मोर कट्टर हिंदुत्ववादी नेता। तो राजदीप, जैसे नरेंद्र मोदी से मुलाकात या कम्युनिकेशन का एकदम डेडलॉक है आपके बीच, मान लीजिए 12-13 साल से। हाँ। एक्सेस डिनाइड, नो प्रॉब्लम। जैसे होता है ना, आप एंट्री के लिए कुछ भी दबाते हो, एक्सेस डिनाइड। अमित शाह से आपका एक्सेस या संवाद अभी है, या ऐसे ही दिवाली या पार्टी में कहीं तंज में? क्योंकि जो आपने कई जगह लिखा है संवाद, उसमें अमित शाह पे तंज भी अक्सर करते हैं बातचीत में। वो उनका स्टाइल है शायद। नहीं, उनका स्टाइल है। और जब भी मैं उनको मिला हूं, वो बड़ी अच्छी तरह से मिले हैं। वो भले मुझे कहे कि यू आर सेक्युलर, आप तो सेक्युलर वामपंथी सेक्युलर है, लेकिन जब भी बात हुई है उन्होंने बातचीत करने पर कभी पाबंदी नहीं लगाई है। और मुझे अभी भी याद है, पिछले साल मैंने उनको बर्थडे पे फ़ोन किया था और उसी दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा था वर्ल्ड कप में। तो न केवल 2 मिनट तो बर्थडे की बात हुई, फिर 5-7 मिनट क्रिकेट की बात हुई। अमित शाह ये दिखाना चाहते थे, वो जानते थे क्रिकेट की स्ट्रैटेजी भी। तो स्ट्रैटेजी जैसे ही हो, क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, तुरंत उस पर एक्साइट हो जाते हैं। और जब मुझे लगता है उनके सामने एक ऐसा पत्रकार हो जो उनको लगता है वो भी राजनीति में इंटरेस्ट लेता हो या अच्छी राजनीति पर पकड़ है, वो उसके साथ बैठने के लिए तैयार होते हैं। और जितने भी पत्रकार, मैंने भी जब 2014 में उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कोई सवाल नहीं मांगा। ये बहुत फर्क है। अमित शाह के इंटरव्यूज आप देखिए, स्क्रिप्टेड नहीं होते। दे आर नॉट स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज। वो तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं वो अपनी विचारधारा क्या है, वो आपके सामने रखेंगे, लाइक इट और नॉट। आपको